देश के अगले राष्ट्रपति की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई है। जहां राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू थी, तो वहीं विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग, जिसमें करीब 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसी के साथ देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। 25 जुलाई को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बहरहाल अब यहाँ पर सबके दिलों में यही सवाल है कि रायसीना की रेस कौन जीतेगा। जहां एक तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर भी काफी उत्सुकता है, क्योंकि यशवंत सिन्हा को पड़े वोट उनकी किस्मत का फैसला तो करेंगे ही, साथ ही साथ विपक्ष की एकजुटता को भी दर्शाएंगे। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। एक है एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और दूसरे विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। थोड़ी सी जानकारी इस बारे में आपको हम बता देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज में जन्मी थी। वहीं वो झारखंड की पूर्व गवर्नर रह चुकी है, साथ ही ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं और इससे पहले वो बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी थी। जबकि विपक्ष की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बिहार के पटना में जन्मे। यशवंत सिन्हा 2 बार केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और एक बार 1992 और दूसरी बार 1998 में अटल सरकार में। इससे पहले वो 24 साल तक प्रशासनिक सेवाओं में भी रहे हैं। वहीं बीजेपी नेतृत्व से अनबन के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और फिलहाल टीएमसी के सदस्य हैं। अब आपको दिखाते हैं आज की राष्ट्रपति चुनाव की एक झलक, जहां द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिग्गजों ने वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मुर्मू के पक्ष में वोटिंग उन्होंने की। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी वोट डाले। चलिए तो पूरा अपडेट चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से बात करते हैं, जो लगातार यहां पर इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं। ये बताएं, 5 बजे तक चुनाव खत्म हो जाने वाले थे, पूरी तरह से वोट डाले जाने वाले थे। फिलहाल क्या स्थिति है और कहां पर किसके पक्ष में क्या वोट पड़ा है आपके मुताबिक, और कुछ क्रॉस वोटिंग की भी यहाँ पर खबरें आई हैं? जी बिल्कुल, जो वोटिंग का समय है वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर है और सबसे दिलचस्प बात ये है, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि काफ़ी क्रॉस वोटिंग के जो इंसिडेंट है वो देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है वो जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कई पार्टियों के जो सांसद हैं अलग अलग राज्यों में, जो एमएलएज हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है और जो एनडीए की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू उनके सपोर्ट में वोटिंग की है। तो जाहिर तौर पे द्रौपदी मुर्मू के लिए रास्ता आसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसके अनुमान पहले से ही लगाए जा रहे थे और जितना समर्थन एनडीए के कैंडिडेट को मिल रहा था, करीब 27 पार्टियों ने एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन किया है। कुछ वैसी पार्टियाँ जो कि इस वक्त एनडीए में नहीं है, जैसे कि शिवसेना, जेएमएम की बात कर लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो नहीं है एनडीए के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन देने का फैसला किया है। उसके बावजूद कुछ ऐसी पार्टियां जो कि अपोजिशन कैंडिडेट को का समर्थन कर रही हैं, उनके भी एमपीज़ और एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है, इसकी घटनाएं आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि 60% से भी ज़्यादा वोटिंग जो है वो एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है और जाहिर तौर पे उनके जीत का रास्ता जो है आसान होता हुआ दिख रहा है। 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू अगर उनकी जीत होती है। 21 जुलाई को काउंटिंग होगी, 25
जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह है। तो जाहिर तौर पे ये जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प रहा है। और ख़ासकर अगर आप अपोजिशन पार्टीज़ के कैंडिडेट की बात ले लीजिए, यशवंत सिन्हा की, उन्होंने सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल किया, अपील की, लगातार वो अपील कर रहे हैं सांसदों से और इस बात की भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग करे और उनके पक्ष में वोटिंग करे। लेकिन वो कितना सफल साबित हुआ है, उनका रास्ता कितना आसान हुआ है, इसका खुलासा तो 21 जुलाई को ही होगा। लेकिन जो आकलन, जो अनुमान, जो रुझान हमें दिख रहे हैं, जो जानकारियां हमें मिल रही है, उसके हिसाब से एनडीए कैंडिडेट का पलड़ा जो है भारी है। और अगर ऐसा होता है तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला जो जनजाति कम्युनिटी से आने वाली राष्ट्रपति जो है वो साबित होंगी। बिल्कुल प्रकाश, धन्यवाद। तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए नजर बनाए रखें। आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन चलिए, यहाँ पे लगभग वोटिंग का पूरा दौर खत्म होने को है और अब इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विराग गुप्ता, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ है, डॉक्टर सुगुण अकर राजू, एसोसिएट प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया, और अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर राजू, आपके पास आऊँगी मैं सबसे पहले। जिस तरह से रुझान दिखाई दे रहे हैं और जो हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के लिए कोई टक्कर है या सीधी जीत है? बिल्कुल मुझे तो कोई टक्कर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी और एनडीए अलायंस को देख करके और उनका समर्थन, और साथ ही साथ बीजेडी आंध्रा में, वाईएसआरसीपी और इवन टीडीपी और झारखंड में सोरेन वाली पार्टी, ये सारे जो है सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो जेंडर जस्टिस की और सोशल जस्टिस की भी बात है। और ममता बनर्जी ने इतना तक कहा था कि अगर एनडीए वाले इनका कैंडिडेचर को लेकर के हमसे पहले डिस्कस कर लिए होते, ये यूनानिमस हो जाता। इवन आई आल्सो थिंक दैट अगर दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन वाले कोऑर्डिनेशन करके एक कैंडिडेट को, क्योंकि आदिवासी कम्युनिटी जो है इंडिया में अभी तक इनकी रिप्रेजेंटेशन इस पद पर अभी तक नहीं हुआ है, 75 साल आज़ादी के बाद भी। और आदिवासी कम्युनिटीज देश के अंदर आपको 700 से अधिक जो है जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज है। नॉर्थ ईस्ट में है, सेंट्रल इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, द्रविडियन ट्राइब्स हैं। लेकिन अगर इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, हम लोग मंगल पर पहुंच गए, लेकिन ऐसे पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं उनके पास दवाई और एजुकेशन, स्कूल टीचर वहां पहुंच नहीं पाता अभी भी 75 साल आजादी के बाद भी। तो इसको देखते हुए एक सोशल जस्टिस की बात आती है और दूसरी जेंडर जस्टिस की भी बात है। एक ब्राह्मण महिला या अपर कास्ट की महिला की एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या पब्लिक लाइफ में, और एक आदिवासी महिला की एक्सपीरियंस जो है अपनी पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, आपको बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क इसमें नजर आता। तो देयरफॉर इस तरह का आदिवासी कम्युनिटी से, और दूसरी बात, जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और इसमें खास करके शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो और उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो, जो संविधान के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनकी प्रोटेक्ट करने की, इनकी इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट करने की बात हो, उसमें राष्ट्रपति और गवर्नर की अहम रोल है। तो देयरफॉर इसको देखते हुए मुझे लगता है कि शी इज द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट द कंट्री कैन हैव, एंड शी इज हर विनिंग चांसेस जो है वो एक तरफा मुझे नजर आ रहा है। चलिए, आपके मुताबिक कैंडिडेट तो ये बिल्कुल सही हैं। द्रौपदी मुर्मू की आप बात कर रहे हैं, जिनको फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि कोई टक्कर मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा हम जिस प्रक्रिया के तहत ये चुनाव किए जा रहे हैं विराग जी, उस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोपनीयता की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से राष्ट्रपति पद के चुनाव होने चाहिए, अब क्या ऐसा आभास नहीं आ रहा कि ये ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं, ज़्यादा राजनीतिक तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं? देखिए, सारे देश में सारे चुनाव राजनीतिक तौर पर ही होते हैं और उसके बाद फिर जीतने के बाद संविधान के तहत लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और इन चुनावों को हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पहले देखें तो दो बड़े महत्व हैं। पहला,
कि जब देश के आसपास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कई जगह स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, उस समय एक बड़े स्वस्थ तरीके से देश में, भारत में चुनाव हो रहे हैं। और दूसरा ये कि जनजाति आदिवासी समुदाय की महिला का एक जो चयन है, जो इलेक्शन होगा, वो एक बहुत ही एक अच्छी बात है, जिसमें क्योंकि संविधान में वंचित वर्गों के लिए जो सामाजिक न्याय की बात की गई है, मूल अधिकारों की बात की गई है, तो उस लिहाज से एक प्रतीकात्मक और व्यवहारिक तरीके से एक अच्छी बात है। अब इन चुनावों के आपने जो बात बोली कि इन चुनावों में गोपनीयता नहीं है, राजनीतिक तौर पे है, तो इन चुनावों के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की जरूरत है, जो संविधान और कानून के हिसाब से उनको बड़ा विशिष्ट बनाते हैं। पहला ये कि नॉर्मली राजनीतिक दलों के विधायक और सांसद राजनीतिक दलों के कहने पर उनको वोट देना मजबूरी होता है, और कई बार व्हिप जारी होता है, जैसा हमने महाराष्ट्र में कई चीजों में देखा, और व्हिप का उल्लंघन करने पर दल बदल कानून यानी 10th शेड्यूल के तहत उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति चुनावों में उल्टा है, यहाँ पर कोई व्हिप लागू नहीं होता है, और अगर कोई किसी तरीके से किसी को फोर्स करने की कोशिश करे तो चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आईपीसी के 171C के तहत उसके खिलाफ, जो व्यक्ति किसी को दबाव डाल करके वोट डलवाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर एक फ्री एंड फेयर है कि कोई जो अपने हिसाब से अगर चाहे तो वोट डाल सकता है, और राजनीतिक दल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये चुनाव लगभग 50 साल पुराने जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर हो रहे हैं, जो बड़ी अजीब बात भी है, लेकिन उसके बारे में संविधान में 2 प्रावधान किए गए। एक बार 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया, और उसके बाद फिर 84th अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत 1971 की जनगणना के आधार पर ही विधायकों के वोटों का मूल्य निर्धारित हो रहा है। और उसका पर्पज ये था कि देश में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण हो, और ये आगे 2026 में ही चीजों को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। उसके पीछे पर्पज ये था, ऐसा नहीं हो कि जो राज्य ज्यादा जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनको ज्यादा वेटेज मिले। ये दूसरी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में 1989 में संशोधन करने के बाद देश में ईवीएम का सिस्टम ग्रेजुअली लागू हुआ, लेकिन इन चुनावों में ईवीएम मशीन नहीं लागू इस्तेमाल होता है, और बैलेट पेपर के बेसिस पे ही चुनाव होते हैं। सांसदों के बैलेट पेपर का रंग ग्रीन होता है, विधायकों का बैलेट पेपर का रंग पिंक होता है, और उसकी वजह यह है कि जिससे कि जो अलग अलग वोटों की गणना होती है, अलग अलग हर राज्य के वोटों का मूल्य होता है, तो अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिसके बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर बनना चाहिए ईवीएम के लिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के लिए चुनौती की बात है, और अगली बार ईवीएम मशीन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग को सही तरीके की तकनीकी एक कोशिश करनी चाहिए। अमिताभ जी, सवाल यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को लेकर भी है। कितनी सटीक आपको ये प्रक्रिया लगती है? कहाँ कहाँ कमियाँ आपको लगता है कि इस प्रतिक्रिया में है, जो कि एक लूपहोल की तरह काम करती है, और अब वक्त आ गया है कि इन लूपहोल को एड्रेस किया जाए और पूरी प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए? देखिए, अगर दूसरे देशों की से तुलना की जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है। काफी कंट्रीज में यही फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस वोट्स और सीक्रेट बैलेट जो है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही यूज होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यूएस का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें काफी दिन लग जाते हैं नतीजे आने में, और यहाँ पे हमारे यहाँ जो नतीजे हैं वो काफी जल्दी आ जाते हैं। तो अगर पूरे वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो हमारा सिस्टम ठीक ठाक है, अच्छा है, दुरुस्त है, और इसमें ज्यादा गुंजाइश की बात नहीं, क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग भी जो अलाउ करी जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो एमपी और एमएलए हैं वो लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये व्हिप सिस्टम के कारण वो कभी भी अपने मन की जो बात है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग या कॉन्शियस वोट अलाउ किया गया है। व्हिप जारी नहीं कर सकती पार्टी, ताकि यहाँ पे कम से कम जो है वो अपने हिसाब से अपने मन की बात को सुनते हुए किसी न किसी को वोट दें। ईवीएम की बात हमारे पैनलिस्ट ने करी थी। इसमें क्या होता है कि हर एक
जो वोटर है, जो MP MLA है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और इस तरह से वोटिंग करनी होती है। इसलिए शायद EVM पे इसको कैप्चर करना काफी मुश्किल है। हालांकि ये बात जरूर है कि जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है वो सिर्फ एक बार ही 1969 में VV गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में जो चुनाव हुआ था उसमें ही यूज हुआ था, और उससे और बाकी सारे चुनावों में आज तक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स के आधार पर ही जो निर्णय ले लिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम चुनाव की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजू, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो भारत के लिहाज से कितनी अहम है। इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं और सोच है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि केवल एक रबर स्टैंप तक ही सीमित है राष्ट्रपति की ताकत। तो मुझे बताएं, अब तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे अहम भूमिका में आए हैं राष्ट्रपति पद, स्पेशली देखा जाए तो किस तरह से आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर है, और दूसरा किस किस तरह की अहम भूमिकाएं में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल होता है या जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अंदर और बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से इनके पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंटायरली इनके पास होता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर खास करके जब इंस्टेबिलिटी होती है, जब सरकारें माइनॉरिटी में आ जाती है, कोई सरकार उस तरह के, या हंग पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद हंग पार्लियामेंट बन के आता है, उस समय में खास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब किस पार्टी को बुलाना है सरकार बनाने के लिए, पहले किसको बुलाना है, तो ये कंप्लीटली राष्ट्रपति का डिस्क्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति हमेशा एक रबर स्टैंप की तरह अपने रोल निभाते हैं। अब ऐसे सिचुएशंस आते हैं और आए भी थे जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, हंग पार्लियामेंट हो, और खास करके संघीय प्रणाली के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में आर्टिकल 356 को इसकी इस्तेमाल को लेकर के जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहले जो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में जो इंसिडेंसेस हुए, अगर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो ये राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 भारतीय संविधान पे एक बार नजर डालेंगे तो उसमें राष्ट्रपति इस तरह का शपथ लेंगी जब वो चुन के आएंगे कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल डू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अच्छा, जब तक चुनाव होती है और चुनाव में किसको सपोर्ट करना है, किसका समर्थन करना है, ये सारे बातें चलती हैं, लेकिन एक बार राष्ट्रपति की चुनाव हो जाती है तो ये प्रेसिडेंट सबकी प्रेसिडेंट है, पूरी जनता की, और जनता की कल्याण और जनता की वेलबींग और जनता की सर्विस के लिए वो उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट जो भी मन के आते हैं उनको देखना चाहिए। सो ही और शी विल बी द प्रेसिडेंट फॉर ऑल, और उनको जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य और संविधान के वैल्यूज और विधि जो कानूनी वैल्यूज है, रूल ऑफ लॉ, इसको डिफेंड करना बहुत ही जरूरी है। और उनका पद ऐसी कोई रबर स्टैंप की तरह नहीं है, ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है। तो विराग जी, आज के माहौल को देखते हुए और जिस तरह से हमारी राजनीति भी बदल रही है, और कितनी शक्तियां और कितनी ताकत और कितनी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, क्या क्या बदलाव लाने अहम हो गए हैं, जरूरी हो गए हैं आपके मुताबिक? भारत के संविधान में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी को मिली है तो वो भारत के राष्ट्रपति को मिली है। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उनके पास जुडिशियल पावर्स हैं, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनके पास मिलिट्री पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स के पावर्स हैं, पार्डन करने के पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं। और ये सारे जो पावर्स हैं वो इनका इस्तेमाल जो कैबिनेट सिस्टम है, संसद जो भारत में जो संसदीय प्रणाली है, तो कैबिनेट सिस्टम में प्रधानमंत्री जिसके मुखिया होते हैं उसके रिकमेंडेशन पे करते हैं।
लेकिन कई बार उनको अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना होता है, स्पेशली जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हो या अध्यादेश लागू करने की बात हो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और ज्ञानी जैल सिंह तक अनेक बार ऐसे मामले आए हैं जब राष्ट्रपति ने यह बताया है कि वो सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, उनके पास बहुत सारे पावर्स हैं। और यहाँ पर 3 चीजों की बैलेंसिंग की गई है संविधान निर्माताओं ने। पहली बैलेंसिंग ये की है कि राष्ट्रपति देश में राज्यों के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। संघीय व्यवस्था में इसीलिए विधायकों के वोटों की एक उनकी कैलकुलेशन किया गया है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह एक बात है। दूसरा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में टकराव नहीं हो, इसलिए प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे सांसद और डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसलिए राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के नाते कल के दिन प्रधानमंत्री के साथ उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो, यह दूसरी चीज ध्यान रखी गई है। तीसरी चीज, संविधान के जो सारे अंग हैं उन सारे अंग में, जैसे कि हम रक्षा जो सेनाएं हैं, जो सारे हमारे तीनों जो चीफ हैं या चीफ जस्टिस हैं या गवर्नर्स हैं या देश में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी बड़े अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारे राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति ही करते हैं। इसलिए एक संविधान में उनकी जो भूमिका है वो बहुत जरूरी भूमिका है और उसमें संतुलन रखा गया है। जब वो संवैधानिक प्रमुख हैं और सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनने के कारण वो प्रधानमंत्री के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है, तो यह जनता और राज्यों और संविधान के बीच एक बहुत ही एक संतुलन की स्थिति है जो राष्ट्रपति के पद में दर्शाती है। अमिताभ जी, ये बताएं, अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो अब तक आपके एनालिसिस के मुताबिक सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति कौन रहे हैं? मेरे हिसाब से तो म्यूट पर है। हाँ जी। मेरे हिसाब से तो एपीजे अब्दुल कलाम अभी तक के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी दिखाया है कि वो रबर स्टैंप नहीं है। उन्होंने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था, उसको रिजेक्ट किया था। दूसरा, क्योंकि ही इज हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने जो बाकी पावर्स हैं उनको काफी यूटिलाइज किया था। पूरे देश भर में स्कूल्स कॉलेजेस में जा करके मोटिवेशनल स्पीचेस देना और पूरा एक तरह से जो यूथ जो है हमारे देश का, उसको मोटिवेट करना कि वो देश के लिए अपनी प्राण लगाए, अपनी जान लगाए। तो उन्होंने उस हिसाब से, मेरे हिसाब से, काफी अच्छा एक बैलेंसिंग एक्ट का काम किया था। अगर एक मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जब आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रबर स्टैंप है, तो अगर ज्यादा शक्तियां प्रेसिडेंट को दी जाएंगी, इससे ज्यादा जो उनके पास है, तो कहीं ना कहीं टकराव, कॉन्फ्रंटेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा, जो पहले भी 4-5 बार हो चुका है। जैसा उदाहरण हमारे पहले पैनलिस्ट दे रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के KR नारायणन तक। तो राष्ट्रपति जो है, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर और वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए भी कहीं ना कहीं ज्यादा पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और राष्ट्रपति हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए डॉक्टर राजू, आप ये बताएं कि रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल में अब तक उनके कामकाज का आप एनालिसिस करना चाहेंगे तो वो आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल बहुत ही पीसफुल रहा है, कोई विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल काइंड ऑफ हैपनिंग। दिस इज बिकॉज एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एनडीए का डोमिनेशन पार्लियामेंट में रहा है, और खास करके प्रेसिडेंट का रोल तभी आता है जब देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो और पार्टीज के पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो। These are the times when you find the president, whoever he or she is, playing a very significant role. तो उस तरह का कोई हैपनिंग नहीं हुआ है द फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद के कार्यकाल के दौरान।
तो देयरफॉर मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल एकदम पीसफुल एंड नॉर्मल रहा है, बट ही हैज हिज कंट्रीब्यूशन हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट। चलिए अब देखना होगा कि आखिर राष्ट्रपति पद की अगली कमान कौन संभालेगा और इसके परिणाम तो 21 तारीख को ही हमें पता चलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।